ब्रिटेन के संविधान को समझने से पहले एक बार कुछ प्रचलित टर्म्स देखते हैं। हम अक्सर सुनते हैं यूके, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड। तो ये क्या है और इनके बीच में क्या संबंध है? यूके से तात्पर्य है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आइलैंड। इसे ही ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। ग्रेट ब्रिटेन एक्चुअली कोई देश नहीं है, यह एक आइलैंड का नाम है जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स तथा उत्तरी आयरलैंड शामिल होते हैं। इसका निर्माण कैसे हुआ, थोड़ा ऐतिहासिक रूप से देखते हैं। 1925 में किंगडम ऑफ इंग्लैंड बना एंग्लो सैक्सन ट्राइब्स के यूनिफिकेशन से। 1576 में किंगडम ऑफ इंग्लैंड में वेल्स बनने से यह एक देश बन गया जिसे जो एक कानून से शासित होता था। हेनरी सप्तम ने इसे एक बिल साइन करके इसका निर्माण किया। 1707 में किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना, यानी किंगडम ऑफ इंग्लैंड जिसमें वेल्स शामिल था तथा उसमें स्कॉटलैंड और शामिल हो गया, यानी इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड अब एक देश में शामिल हो चुके हैं। 1801 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, अब उसमें आयरलैंड भी शामिल हो गया। 1922 में फिर नाम बदला क्योंकि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड यानी सदर्न आयरलैंड इस यूनियन से हट गया। तो आज यूके से तात्पर्य है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड उत्तरी आयरलैंड यानी नदर्न आइलैंड। यूके एक सोवरेन स्टेट है जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नदर्न आयरलैंड है। तो हम जो संविधान पढ़ेंगे वह यूके का संविधान पढ़ेंगे, जिसे ब्रिटेन का संविधान भी कहते हैं। ग्रेट ब्रिटेन एन आइलैंड सिचुएटेड ऑफ द नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ यूरोप। ग्रेट ब्रिटेन कोई देश का नाम नहीं, एक द्वीप का नाम है। ब्रिटिश आइल्स यह 6000 द्वीपों का समूह है जिसमें सबसे बड़ा द्वीप ग्रेट ब्रिटेन है। अभी हम इसका मैप देखेंगे। इंग्लैंड एक देश है विद इन यूके। जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है वह एक तरीके से इन चारों देशों के लिए है। कुछ एक मामलों में ही यूके की कॉन्स्टिट्यूशन बाकी स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड के विषयों पर कानून बनाने का एकाधिकार रखती है। उन मामलों को रिजर्व्ड मैटर्स एंड एक्सेप्टेड मैटर्स कहते हैं। बाकी सभी मामलों में उनकी अपनी खुद की जो संसद है वह कानून निर्माण करती है। यह मैप है ब्रिटेन का। यहाँ हम देखते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन जो आइलैंड है उसमें स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स हैं। ये जो आइलैंड है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स हैं। और ये अलग आइलैंड है आयरलैंड, उसका ये पार्ट जो ओनली नदर्न आयरलैंड है यह यूके में शामिल है, सदर्न आयरलैंड नहीं है। अब हम ब्रिटिश संविधान के विकास के चरण देखते हैं। ब्रिटेन का संविधान लगभग 1300 वर्षों में क्रमिक रूप से इसका विकास हुआ। यह कोई एक संविधान सभा के द्वारा बैठकर लिखा हुआ संविधान नहीं है, इसीलिए इसे विकसित संविधान कहते हैं। इसे संविधान सभा द्वारा नहीं लिखा गया। समय के साथ धीरे धीरे राजतंत्र का जो प्रतीक है राजा वो कमज़ोर होता गया और लोकतंत्र का प्रतीक जनता यानी जनता के द्वारा के प्रतिनिधियों से बने सदन या संसद शक्तिशाली होती गई। इस क्रम में ही संविधान का विकास हुआ। तो ब्रिटिश संविधान के विकास के चरण को कई चरणों में हम बांटते हैं। एंग्लो सैक्सन काल, नॉर्मन काल, प्लांटेगनेट एंड लैंकास्ट्रियन वंशों का काल, ट्यूडर काल, स्टुअर्ट काल और हैनोवर काल। प्रत्येक काल में हम देखते हैं कि कैसे कैसे संविधान की परंपराएं और संविधान की संस्थाएं विकसित हुई, जिसे हम आज ब्रिटेन का संविधान के नाम से जानते हैं। वैसे तो इतना लंबा ऐतिहासिक पीरियड है, इसे बहुत संक्षिप्त समय में समझना मुश्किल काम है,
लेकिन हम महज सिर्फ राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में, न कि इतिहास के विद्यार्थी के रूप में इसे संक्षिप्त में समझते हैं। एंग्लो सैक्सन काल में इंग्लैंड का इतिहास आरंभ होता है केल्ट, रोमन और सैक्सन जातियों के आगमन से। 5वीं शताब्दियों में एंग्लो सैक्सन लोगों का शासन स्थापित हुआ और यहीं से संविधान की नींव पड़ी। इस काल में 2 महत्वपूर्ण विकास हुए, राजतंत्र और स्थानीय शासन। राजतंत्र का प्रादुर्भाव कैसे हुआ कि एंग्लो सैक्सन जाति के विभिन्न दलों का शासन था और फिर बाद में वेसेक्स राजघराने की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। यह सर्वोच्चता 871 से 1066 तक बनी रही। 1066 में नॉर्मन साम्राज्य की स्थापना, नॉर्मन शासन की स्थापना होती है। तो वेसेक्स के राजघराने की सर्वोच्चता में क्या हुआ, जो शासन प्रणाली थी वह एक तरीके से राजतंत्र नहीं थी, क्योंकि राजा का चयन, राजा वंशानुगत नहीं होते थे। राजा का चयन एक विटनेजमोट नाम की संस्था करती थी। विटनेजमोट से तात्पर्य है, इसका हिंदी अर्थ है बुद्धिमानों की सभा, जिसमें राजा के संबंधी, गांव के व्यवहार लोग, चर्च अधिकारी, सेनाधिकारी तथा कार्यकर्ता इसके सदस्य होते थे। राजा इसकी अध्यक्षता करता था। तो ये जो विटनेजमोट है, इसकी शक्तियां भी अच्छी थी। यह राजा को हटा सकती थी, यानी नए राजा का चुनाव कर सकती थी। जब कोई सभा या कोई संस्था राजा को हटा सकती है और उसकी जगह नया राजा चुन सकती है, तो वह व्यवस्था राजतंत्र नहीं होती। कानून बनाती थी और टैक्स लगा सकती थी। दीवानी और फौजदारी मामलों में यह उच्च न्यायालय का कार्य भी करती थी। तो यह जो व्यवस्था थी एंग्लो सैक्सन जाति वेसेक्स के राजघराने की सर्वोच्चता में, यह एक तरीके से सीमित और वैधानिक राजतंत्र था। इसी शासनकाल में जो देश था वह शायर में विभक्त था। शायर हंड्रेड्स में विभक्त थे और हंड्रेड्स गांव और शहरों में विभक्त थे। तो ये जो विभाजन था, इसके हर लेवल पर अलग अलग संस्थाएं कार्य करती थी। जैसे गांव में जनता एकत्रित होकर आपसी मामलों पर विचार करती थी, हंड्रेड्स में भी एक स्थानीय सभा होती थी और शायर में शायर मूट होता था और न्याय कार्य शायर मूट के प्रमुख बिशप करते थे। तो यह स्थानीय शासन, स्वशासन का जो विकास है, यह इस काल में विकसित हुआ, एंग्लो सैक्सन काल में। 1066 में क्या हुआ, नॉर्मन काल की आरंभ होता है। नॉर्मन देश के विलियम ऑफ नॉर्मंडी ने ब्रिटेन पर विजय प्राप्त कर ली और नॉर्मन राज्य की स्थापना की। इस शासनकाल में क्या क्या विकास हुए? इस शासनकाल में एंग्लो शासनकाल की जो स्थानीय संस्थाएं थी उनको खत्म कर दिया गया और एक केंद्रीकृत शासन की स्थापना हुई। चर्च को राज्य के अधीन लाया गया और देश भर में सामान्य कानून लागू किया गया। यही सेंट्रलाइजेशन है। क्या कौन कौन सी संस्थाएं विकसित हुई? मैग्नम कॉन्सिलियम और क्यूरेशिया रेजिया, जो एंग्लो सैक्सन काल की संस्था थी विटनेजमोट, उसको खत्म कर उसकी जगह मैग्नम कॉन्सिलियम नामक संस्था की स्थापना की गई। इसमें मैग्नम कॉन्सिलियम में बैरन, राज्य के उच्च अधिकारी, आर्च बिशप और अबोट आदि होते थे। बैरन ब्रिटेन में सामंत जैसी पोस्ट होती थी और आर्च बिशप, अबोट, ये लोग चर्च के पदाधिकारी थे। इसका कार्य मालगुजारी एकत्रित करना और उनका हिसाब रखना। समिति की बैठक वर्ष में 3 बार होती थी। जब मैग्नम कॉन्सिलियम कार्यरत नहीं होती थी तब एक छोटी परिषद काम करती थी, उसे क्यूरेशिया रेजिस कहते थे। कालांतर में यही मैग्नम कॉन्सिलियम संसद में और क्यूरेशिया रेजिया से प्रिवी काउंसिल, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का विकास होगा। यह हम आगे लेक्चर में देखेंगे। इसी काल में, नॉर्मन काल में, मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर हुए। मैग्ना कार्टा क्या था, जिसे महान अधिकार पत्र भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा दरअसल हेनरी एक उदार शासक थे, लेकिन हेनरी के जो वंशज थे उनमें जॉन एक निर्दयी शासक थे, तो उनके सहयोगी मित्र सब विरोधी हो गए। शासन में गृह युद्ध की सी स्थिति आ गई। बैरन नाराज हो गए, उन्होंने बहुत बड़ी
मांग रखती, वह मांग राजा की शक्तियों को कम करने वाली थी। लेकिन चूंकि राजा निर्दयी था और उसको सहयोग किसी का मिल नहीं रहा था, तो अंततः उनको उन मांगों को स्वीकार करना पड़ा। 1215 में जॉन ने इसे मान लिया। इन मांगों को ही महान अधिकार पत्र कहते हैं। इनमें प्रावधान था कि राजा बिना मैग्नम कॉन्सिलियम की स्वीकृति के किसी विशेष प्रकार का कर नहीं लगाएगा। इसे मर्यादित राजतंत्र की नींव पड़ी, यानी राजा की शक्तियां सीमित हो गई। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, ब्रिटेन का संविधान विकास है या लोकतंत्र का विकास है, वह एक तरीके से राजतंत्र के प्रतीक राजा के कमजोर होने और लोकतंत्र के प्रतीक संसद के शक्तिशाली होने की यात्रा है। तो कैसे धीरे धीरे राजा की शक्तियां कम होती जाएगी, क्राउन एक तरीके से सिर्फ सेरेमोनियल पद रह जाएगा और संसद सर्वोच्चता हासिल कर लेगी। यह ब्रिटेन के संविधान की विकास यात्रा है। संसद का उदय, इसी काल में क्या हुआ, 1295 में एडवर्ड प्रथम राजा थे। उनको युद्ध संचालन के लिए धन की आवश्यकता थी, तो उन्होंने मॉडल पार्लियामेंट बुलाई और 572 सदस्य इसमें उपस्थित हुए। बैरन, क्लर्जी, नाइट और नागरिकों ने राजा की प्रार्थना को एकत्र होकर सुना, किंतु बाद में प्रत्येक वर्ग उस पर विचार के लिए अलग हो गया। तो इसमें 3 वर्ग बन गए, बैरन, क्लर्जी और नाइट। चूंकि बैरन और क्लर्जी के हित समान थे, अतः उनका एक संगठन बन गया जो बाद में लॉर्ड सभा बनी और नाइट और नागरिकों की कॉमन सभा बन गई। यानी संसद का उदय कैसे हुआ कि 3 वर्ग थे, तीनों वर्ग अलग अलग अपनी समस्याओं पर विचार करने के लिए अलग हुए। लेकिन पहले और 2 जो कुलीन वर्ग थे, एक तरीके से उन कुलीन वर्गों की समस्याएं और हित थे, इंटरेस्ट थे, वो सेम थे। अतः उन्होंने एक साथ विचार विमर्श शुरू कर लिया, जो भविष्य में बाद में लॉर्ड सभा के रूप में विकसित हुआ। और तीसरा जो नाइट और कॉमन मैन का वर्ग था, उसकी अपनी समस्याएं, अपने हित अलग थे। यह बाद में कॉमन सभा बना, हाउस ऑफ कॉमन बना। प्लैंटेगनेट व लैंकोस्टियन वंशों का काल, इस काल में संसद की शक्ति में वृद्धि हुई। संसद इतनी शक्तिशाली हो गई कि यह राजा को हटाने लग गई। जो नॉर्मन काल था, वहाँ हम देखते हैं कि मैग्ना कार्टा की बदौलत राजा की शक्तियों में कमी हुई, संसद शक्तिशाली हुई। लेकिन यहाँ आते आते संसद इतनी शक्तिशाली हो गई कि वह राजा को हटाने लग गई। इसका एग्जाम्पल है 1327 में एडवर्ड द्वितीय को हटा दिया गया और रिचर्ड सेकंड को संसद के आगे झुकना पड़ा। 1401 में कॉमन सभा ने मांग की कि राजा को नए कर लगाने से पहले जनता की शिकायतें सुनना चाहिए और निवारण का वचन देना होगा, और इसे मानना पड़ा। यानी यहाँ कॉमन सभा और ज़्यादा स्ट्रोंग होकर उभर रही है। 1407 में कॉमन सभा ने वित्त विधेयक प्रस्तुत करने की शक्ति भी अपने आप हाथ में ले ली। राजा द्वारा मनोनीत मंत्रियों के समूहों के लिए यहाँ प्रीवी काउंसिल वर्ड्स का इस्तेमाल होने लग गया। नेक्स्ट जो काल है वह है ट्यूडर काल। यहाँ संसद का महत्व घटा, क्योंकि इन राजाओं के पास विपुल संपदा थी जो संसद को बुलाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन राजकीय शक्ति पोप के नियंत्रण से मुक्त हो गई। यह महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ। अगला काल था स्टुअर्ट काल, 1603 से 1714। यह काल राजा और संसद के बीच में शक्ति के संघर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसमें अंततः संसद की जीत हुई और संसदीय लोकतंत्र की आधारशिला रखी गई। यहाँ कैबिनेट का उदय हुआ। अधिकार पत्र 1689 जो गौरवपूर्ण क्रांति के उपरांत साइन हुआ था, ब्रिटेन की ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। उत्तराधिकार अधिनियम, जिसे सेटलमेंट एक्ट भी बोलते हैं, साइन हुआ। कैबिनेट का उदय कैसे हुआ कि जो इससे प्रीवी काउंसिल चली आ रही थी, यह संस्था समय के साथ बड़ी हो गई। चार्ल्स सेकंड ने, किसी भी बड़ी संस्था से विचार विमर्श करना मुश्किल होता है, क्योंकि बड़ी संस्थाएं होती हैं उनमें सहमति नहीं होती। तो चार्ल्स सेकंड जो सम्राट थे, उन्होंने 1667 में महत्वपूर्ण व्यक्तियों से परामर्श लेना शुरू किया, जिसे कबाल कहा जाने लगा। ये जो कबाल था, ये उन 5 व्यक्तियों के
नामों के जो प्रथम वर्ण था उनसे मिलकर बना था। इसी से बाद में मंत्रिमंडल का उदय हुआ। अधिकार पत्र, ब्रिटेन की जो गौरवपूर्ण क्रांति थी, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, इसके पश्चात संसद ने 1689 में चार्ल्स फर्स्ट से पिटिशन ऑफ राइट को मनवाने में सफल हुई। ये जो पिटिशन ऑफ राइट जिसे अधिकार पत्र कहते हैं, इसमें शामिल था, क्या प्रावधान थे? संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई कर नहीं, संसद की वर्ष में एक बैठक बुलानी जरूरी, क्योंकि हमने देखा था कि जैसे ट्यूडर काल में संसद की बैठक हुई नहीं थी, तो जब बैठक ही नहीं होगी तो संसद कैसे राजा पर नियंत्रण करेगी? संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना राजा सेना नहीं रख सकते। देखिए कितना महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है कि कैसे संसद स्ट्रांग हो गई। संसद में जनता के प्रतिनिधियों को भाषण की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये जो भाषण की स्वतंत्रता है, यह राजा को या शासन को अकाउंटेबल बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी काल में उत्तराधिकार अधिनियम साइन हुआ 1701 में। विलियम और मैरी के कोई संतान नहीं थी, तो 1701 में उत्तराधिकार अधिनियम बना। इसके तहत राजा बिना संसद की स्वीकृति के ना तो विदेश जा सकता था और ना ही युद्ध की घोषणा कर सकता था। अगला है हैनोवर काल। यहाँ संसद लोकतंत्र का विकास हुआ, यानी संसदीय लोकतंत्र की आधारशिला स्टुअर्ट काल में रखी गई। जो आधारशिला है वह है मेनली कैबिनेट का उदय और जो संसद की शक्तियों में वृद्धि है, यह थी। हैनोवर काल में संसदीय लोकतंत्र का विकास हुआ, यानी और जो संस्थाएं थी वह विकसित हुई और जो ऑलरेडी जो संस्थाएं थी वो मजबूत हुई। प्रधानमंत्री पद का विकास हुआ, राजनीतिक दलों का उदय हुआ, कॉमन सभा का प्रजातंत्रीकरण हुआ और लॉर्ड सभा की शक्तियों को कम किया गया। कैसे हुआ? प्रधानमंत्री पद का विकास भी एक संयोग से हुआ। देखते हैं कि प्रारंभ में मंत्रिमंडल की अध्यक्षता राजा करता था, लेकिन हैनोवर वंश में क्या हुआ कि जॉर्ज फर्स्ट और जॉर्ज सेकंड जो राजा थे वो अंग्रेजी नहीं जानते थे, अतः उन्होंने रॉबर्ट वॉलपोल को अध्यक्षता करने के लिए बुलाया और रॉबर्ट वॉलपोल अध्यक्षता करने लगे और उन्होंने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यालय भी बनाया। यद्यपि वो कहते थे कि वो नॉर्मल एमपी की तरह हैं, लेकिन उन पर सम्राट का पूर्ण विश्वास था और संसद ने जब उनके प्रति अविश्वास जताया तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और तब से यह सिद्धांत प्रचलित हो गया कि अविश्वास का प्रस्ताव होने पर मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना चाहिए और जो प्रधानमंत्री का पद है वह नॉर्मल एमपी से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। कॉमन सभा का प्रजातांत्रिकरण। कॉमन सभा का प्रजातांत्रिकरण से तात्पर्य है कॉमन सभा में जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं उनको चुनने का अधिकार है वह जनता के वृहत्तर तबके को मिलता गया, यानी राइट टू वोट का दायरा उत्तरोत्तर बढ़ता गया। भारत में संविधान लागू होने के साथ ही हमने अडल्ट फ्रेंचाइज यानी सभी नागरिकों को राइट टू वोट का अधिकार दिया गया। यह अधिकार किसी भी देश में एक झटके में एक दिन में एक साथ नहीं मिला। सभी पश्चिमी जो देश हैं उनमें क्रमिक रूप से यह अधिकार मिला इसके राइट टू वोट के विस्तार से। ब्रिटेन में 1832 का जो सुधार अधिनियम था उससे मताधिकार का विस्तार हुआ। 1867 में कारीगरों और मजदूरों को मताधिकार मिला, यानी 1867 से पहले कारीगरों और मजदूरों को मताधिकार नहीं था। 1884 में खेतीहर मजदूरों को मिला और 1928 में आकर के वयस्क मताधिकार मिला, यानी महिला, पुरुष, मजदूर, किसान, श्रमिक सभी को यह अधिकार मिला बिना किसी भेदभाव के। लॉर्ड सभा की शक्तियों को कम किया गया। जैसे जैसे मताधिकार का विस्तार हुआ वैसे वैसे लॉर्ड सभा के अधिकारों में कमी आई, यानी मताधिकार के विस्तार के साथ ही हाउस ऑफ कॉमन्स स्ट्रॉन्ग होता गया क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा था और लॉर्ड सभा कुलीन बॉडी थी एक तरीके से, तो कुलीनता के अधिकारों में कमी आई।
1910 में लॉर्ड सभा ने लॉर्ड जॉर्ज के प्रगतिशील बजट को अस्वीकार कर दिया। फलस्वरूप 1921 और 49 के अधिनियम से उसकी शक्तियां कम कर दी गई। तो ये हमने ब्रिटेन के संविधान का विकास देखा। अगले लेक्चर में हम ब्रिटेन के संविधान का महत्व स्वरूप क्या था वह देखेंगे।